नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आईएएस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने इंटरनेट सिक्योरिटी का जो है मनी लॉन्ड्रिंग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। मनी लॉन्ड्रिंग का एक फ़र्स्ट पार्ट की वीडियो आ चुकी है, उसको आप ज़रूर देखिए, जिसमें हमने हवाला ट्रांजैक्शन अच्छे से सीखा था। हवाला ट्रांजैक्शन कैसे होता है, उसका जो मॉडस ऑपरेंडी क्या है वो हमने देखा था। क्योंकि हवाला ट्रांजैक्शन अगर हमने नहीं समझा तो मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ना बेकार है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया था कि भाई वेरियस स्टेप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ना है। और वेरियस स्टेप्स में हमने बताया था भाई प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही एक साथ होने चाहिए। हो सकता है प्लेसमेंट में भी ब्लैक का वाइट हो जाए, समझे। ब्लैक मतलब मैंने उसमें ही बताया था वीडियो में, ब्लैक मनी एक्चुअली दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो टैक्स बचा के और दूसरा डर्टी मनी, ठीक है। एक्चुअली में जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो डर्टी मनी को कन्वर्ट किया जाता है वाइट मनी में, ठीक है। अब डर्टी मनी क्या होता है भाई, वही ऑब्वियस सी बात है, गन वगैरह बेचना, ठीक है, ड्रग्स बेच के पैसे कमाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, काउंटरफिट करेंसी, जाली नोट वगैरह, ये सब जो है इसको बिज़नेस की तरह यूज़ करना, ठीक है। बिज़नेस जो इसमें करते हैं उसमें से ब्लैक मनी जो कमाते हैं उसे कहते हैं हम लोग डर्टी मनी, ठीक है। तो एक्चुअली वो पैसे जो कन्वर्ट किए जाते हैं, जो कि गंदी बिज़नेस से कमाए जाते हैं, ठीक है, जो गैर कानूनी बिज़नेस है उसमें से जो कमाया जाता है पैसा, उसको ये स्टेप्स के द्वारा क्या किया जाता है, मनी को लॉन्डर किया जाता है, मतलब धोया जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि एक्चुअली ये इलीगल तरीके से हमने नहीं कमाया, एक्चुअली हमने ये लीगल तरीके से कमाया है। और सरकार बेचारी क्या हो जाती है, मतलब कह सकते हैं कि बेसहाय हो जाती है कि इनको अब हम कैसे अरेस्ट करें, क्योंकि ये तो दिखा देते हैं कि हमने तो यहाँ से कमाया पैसा। अब वो कैसे कमाया उसको आज हमको समझना है, ठीक है। तो वेरियस स्टेप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका हवाला ट्रांजैक्शन, जो कि पिछले लेक्चर में हो चुका है। जो लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले तो सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने अभी तक ये मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो लोग क्या करें भाई, हवाला ट्रांजैक्शन का एक बार वीडियो देख ले, ताकि आपको ये जो पहला स्टेप है प्लेसमेंट तो कम से कम समझ आ जाए, समझे। क्योंकि प्लेसमेंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग ही सबसे बेस्ट टूल माना जाता है प्लेसमेंट का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो स्टेप्स हैं, वेरियस स्टेप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये एक जो वर्ड बोलने जा रहा हूँ मैं आपको, टैक्स हेवन कंट्रीज़। इन टैक्स हेवन कंट्रीज़ के बिना ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस कह सकते हैं थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा टैक्स हेवन कंट्रीज़ देखनी पड़ेगी। टैक्स हेवन कंट्रीज़ क्या होती है भाई, ऐसी कंट्रीज़, ठीक है, जो कि क्या करती है, पैसे को छुपाने का काम करती है। कैसे छुपाती हैं तो भाई वो हम पूरा कवर करेंगे अभी, ठीक है। टैक्स हेवन कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ होती है जहाँ पे टैक्स एकदम नील बट्टा सन्नाटा होता है, ठीक है। 0%, 2%, 1% टैक्स होता है। और वो टैक्स जो है क्या होता है भाई, ये जो बड़ी बड़े देश है जैसे इंडिया, ठीक है, यूएस, ये सब जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो कंपनीज या फिर कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर बहुत सारे जो डर्टी मनी कमाते हैं इलीगल बिजनेस के सोर्स पे, वो लोग अपना पैसा क्या करते हैं, इन टैक्स हेवन कंट्रीज़ में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैक्स हेवन कंट्रीज़ करती क्या है, इनके पास जो बैंक्स होती हैं, वो बैंक्स जो हैं इनको एश्योरिटी देती हैं कि हम आपका बैंक अकाउंट का नाम किसी को नहीं बताएंगे, ये बैंक अकाउंट किस नाम पे रजिस्टर्ड है, किस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, ये बैंक अकाउंट किस कंपनी से लिंक है, बिल्कुल नहीं बताएंगे, समझे। और ये कंट्रीज़ जो हैं ये भी मतलब एश्योरिटी देती हैं इनको कि आप हमारे यहाँ पे कोई ऑफिस खोलते हो अपने किसी भी कंपनी का, तो वो कंपनी का नाम भी किसी को नहीं बताया जाएगा, वो कंपनी का एड्रेस किसी को नहीं शेयर करेंगे, वो कंपनी पूरी की पूरी एनोनिमिटी में रहेगी, मतलब गुमनामी में रहेगी। आप उस कंपनी के साथ जो चाहे वो करो, कैसा भी बिज़नेस करो, इवन अगर आप 2000 करोड़ रुपए भी वो कंपनी में अचानक से डिपॉजिट कर रहे हो, तो जो है हम पूछेंगे ही नहीं कि भाई वो पैसे 2000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, समझे। कुछ ना कुछ अंदर अंदर साठ गांठ होती है, वो टैक्स हेवन कंट्रीज़ जो है वो पैसे का थोड़ा बहुत हिस्सा लेके चुप हो जाती है। और वो जो टैक्स हेवन कंट्रीज से ज़्यादा बड़ी कंट्रीज़ नहीं होती, छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल अभी हम देखेंगे आने वाले वीडियो में, केमन आइलैंड। केमन आइलैंड जो है भाई साहब देखोगे अभी, तो केमन आइलैंड जो है यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक क्या है भाई, बहामास और कह सकते हैं कैरेबियन सी है, जहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक आइलैंड है। पॉपुलेशन खाली 50,000 है, ठीक है, 50 से 60,000। लेकिन यहाँ पे ऑफिस कितने रजिस्टर्ड है पता है, ऑफिस मतलब जो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं वो तकरीबन कहते हैं 1.5 लाख। जस्ट इमेजिन, रहने वाले 50,000 लेकिन ऑफिस कितने हैं, 1.5 लाख। सारे के सारे ऑफिस जिन कंपनियों के हैं, सारे की सारी कंपनीज कैसी है, सेल कंपनी। सेल कंपनी मतलब नकली कंपनी, जो खाली रजिस्टर्ड है, उनका नाम का एक ऑफिस है, ठीक है। लेकिन ऑफिस का दरवाज़ा खोलोगे तो कोई एम्प्लॉय नहीं दिखेगा, सबके सब जो है एम्प्लॉयज़ आपको सिर्फ पेपर पे दिखेंगे, समझे। मतलब अगर एम्प्लॉय ही
नहीं है ना, और ऊपर से अगर आपका ऑफिस ही नहीं है तो मतलब क्या है, आप जो पैसा कमा रहे हो उस ऑफिस के नाम से सबका सब फेक है, सबसे सब जो है ब्लैक का वाइट हो रहा है, समझे। हर एम्प्लॉयज़ को जो है हर महीने सैलरी जा रही है, लेकिन एम्प्लॉय है ही नहीं, ग्राउंड पे है ही नहीं एम्प्लॉय, समझे। तो ये सब चीज़ें जो होती है इसे बोलते हैं हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ प्रोसेसेस, उसको हम समझेंगे ध्यान से, ठीक है। तो सेल कंपनी, टैक्स हेवन कंट्री समझने के बाद हम लोग जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे आखिरकार ये होता है क्या है। कालीन भैया का एग्जाम्पल अच्छा रहेगा, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग जो है हवाला ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई टैक्स हेवन कंट्रीज़ क्या होती है। टैक्स हेवन कंट्रीज़ को अच्छे से समझने के लिए मैं स्क्रीन से निकल जाता हूँ और ये का पूरा जो है प्रोसेस हम लोग शांति से सिर्फ और सिर्फ इस पूरे पोर्शन को देखते हुए समझते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर पीछे के लेटर्स नहीं दिखते, इसलिए जो है मैं यहाँ से हटता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टैक्स हेवन कंट्रीज़ को समझना। टैक्स हेवन कंट्रीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको ये टैक्स हेवन कंट्रीज़ जब तक समझ नहीं आएंगी तब तक आपको ये वेरियस स्टेप्स जो है मनी लॉन्ड्रिंग के, जैसे कि प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, ये आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़ को समझना। उससे पहले आप क्या करिए भाई साहब, ये डेफिनेशन लिख लीजिए। आपको डेफिनेशन लिखने में सहायता हो या फिर सहूलियत हो, इसलिए जो है मैं आपके साथ पढ़ के आपको लिखवाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैक्स हेवन आर द कंट्रीज विद अ politically and economically stable environment that offer businesses and individuals no tax liability for their bank deposits in the country. They offer various tax incentives which can be misused in illegal tax avoidance scheme. क्या समझे आप सब? अगर आपको इसको समझने की कोशिश करना है तो भाई आप इसको समझे कुछ इस तरीके से कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। स्टेबली जहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हालात बहुत स्थिर होते हैं, वहाँ पे कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हमेशा वहाँ जाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके पैसे वहीं पे सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो ये जो एनवायरनमेंट जिन देशों में है वो क्या करते हैं भाई साहब, बड़े बड़े बिजनेसिस को या फिर इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन भी हो सकता है या इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो कि भाई उनके बाप दादा की बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, करोड़ों में अरबों में, उनको क्या करते हैं भाई साहब, अट्रैक्ट करते हैं। उनको किस लिए अट्रैक्ट करते हैं कि भाई हमारे देश में आओ, हम आपको कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, आप हमारे बैंकों में आओ, हमारे बैंक में खाता खोलो और बैंक में खाता खोलने के बाद उसमें पैसा डाल दो, समझे। हम आपसे ना कोई इन्फॉर्मेशन पूछेंगे आप कहाँ पे रहते हो, ना आपका नाम पूछेंगे कहाँ रहते हो, बस अपने हिसाब से जो तुमको नाम डालना है, नकली नाम बोलना है नकली नाम बोल दो, असली नाम बोलना है असली नाम बोल दो, आपको जैसा बोलना है वैसा आप करके हमारे बैंकों में क्या करो, आपका पैसा डाल दो, समझ रहे हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं करती क्या है भाई, ये पैसे को अट्रैक्ट करती हैं। किस लिए अट्रैक्ट करती हैं? क्योंकि उनके वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन्हीं पैसों से रन की जाए, समझे। और क्यों भाई लोग यहाँ पे पैसे डालते हैं? बिकॉज उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, समझे। अगर आप इंडिया में अगर आज के समय 1 करोड़ रुपए कमाओ तो कॉर्पोरेट टैक्स अगर ले लिया जाए या फिर आपका नॉर्मल टैक्स अगर ले लेते हैं कि भाई इनकम टैक्स वाला एक्ट, तो 30% यार आपको तो जो है मतलब क्या देना पड़ेगा, सरकार को वापस देना पड़ेगा, समझे। 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो 30 लाख दे रहे हो, क्या मतलब, ठीक है। इस हिसाब से अगर इन देशों में अगर आप जाओगे तो अपना अगर 1 करोड़ रुपए अगर इनको दिया तो 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा, समझे। कहाँ 30 लाख देने पड़ रहे हैं, यहाँ पे 30 लाख बच जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इन देशों में ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं और खरबपतियों के लड़के क्या करते हैं, अपने सारे पैसे यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स देते हैं जिसके कारण होता क्या है, एक्चुअली इस इलीगल टैक्स अवॉइडेंस स्कीम का क्या होता है, ओरिजिन होता है, समझे। बहुत सारे देशों को जो एक्चुअली भी उनको टैक्स मिलना चाहिए था, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे एक्चुअली उनको टैक्स मिलना चाहिए था, जिस टैक्स से गरीबों की सेवा होती, वो टैक्स एक्चुअली कहाँ चला जाता है भाई साहब, ये लोग इस कहीं किसी टैक्स हेवन कंट्री में फेंक देते, समझे। इंडिया से कमाया हुआ पैसा कहाँ फेंकते हैं भाई साहब, इन टैक्स हेवन कंट्रीज़ में फेंकते हैं। भाई ऐसे उठा के नहीं फेंकते, मतलब यहाँ पे कोई बैंक होगी वहाँ पे वो पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, समझे। डिपॉजिट कर देते इन द सेंस ये अपना सारा का सारा प्रॉफिट जो होता है उसको यहाँ शिफ्ट कर देते कि भाई हमारी एक पेरेंट कंपनी है, समझे। हमारी जो पेरेंट कंपनी या सब्सिडरी कंपनी, उस हिसाब से ये लोग क्या करेंगे भाई, बोलेंगे मेरी जो पेरेंट कंपनी है, जो मेरी जो एक्चुअल मालिक है वो यहाँ पे है, समझे। तो मुझे अपना प्रॉफिट इसको देना पड़ेगा, समझ रहे हो। और ये यहाँ पे इंडिया में सब्सिडरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इसकी कंपनी यहाँ पे, तो भाई एक्चुअल जो टैक्स लगता है वो प्रॉफिट के ऊपर ही लगता है। तो सारा का सारा प्रॉफिट अगर यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है तो जो टैक्स लगाने वाला कंट्री होगा ये नहीं होगा, एक्चुअली ये होगा, ये यहाँ पे टैक्स लगाएगा। और टैक्स कितना लगाएगा, 1% लगा देगा,
कहीं कहीं 0% भी होता है, कहीं कहीं पे हो सकता है कि भाई 5% ही हो, समझे। तो भाई टैक्स लगाने वाला कंट्री ये, तो मतलब माल खाने वाला कंट्री भी कौन, ये। और जो बड़े बड़े देश है जैसे कि आपके इंडिया, चाइना, यूएस वगैरह, क्या है भाई, इस जो टैक्स हेवन कंट्रीज है उनसे बहुत ज़्यादा क्या है, परेशान है। अब वो कंट्रीज़ कौन से वो उनको देख लेते हैं। तो वो कंट्रीज़ हैं आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये जो कॉरपोरेट टैक्स हेवन इंडेक्स है, इसके अनुसार अगर देखे जाए तो कंट्रीज़ कुछ ऐसी जगह पे फैले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ येलो येलो दिख रहा है वो टैक्स हेवन कंट्रीज़ है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कहते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़ है। इससे पहले कभी कभी यहाँ पे केमन आइलैंड हुआ करता था। ये भी एक छोटा सा, भाई बहुत छोटे से टापू है, ठीक है। यहाँ छोटा सा एक टापू है केमन आइलैंड, जो कि क्यूबा में यहाँ पे है। बहामास आपने देखा होगा, ये कैरेबियन सी है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जस्ट यहाँ बीच में, समझे। अगर आपको मैं इसको बताऊँ इसके बारे में, तो केमन आइलैंड में कहा जाता है कि मेजॉरिटी इनकी जो पॉपुलेशन होगी 50,000 60,000 होगी। लेकिन यहाँ पे जो रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, समझे, जहाँ पे लोग काम करते हैं, ऑफिसेस कितने हैं पता है, वो तकरीबन कहते हैं कि 1.5 लाख है। जस्ट इमेजिन, रहने वाले लोग खाली 50,000 और ऑफिसेस कितने रजिस्टर्ड है, 1.5 लाख। मतलब कितने सारे यहाँ पे सेल कंपनीज बनाई होगी। सेल कंपनीज क्या होती है, सेल कंपनीज कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पे नकली नाम से, नकली एड्रेस से कंपनी बनाई जाती है, और एक्चुअली अगर आप वहाँ ऑफिस पे जाओ तो वहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं दिखेगी, समझ रहे हो। मतलब जो अपना पैसा होता है वो नकली कंपनी के नाम पे, डमी कंपनी के नाम पे पैसा घुमाया जाता है, समझ आ रहा है। फिर बाद में अगर आप देखोगे कुछ कंट्रीज़ के नाम जो कि टॉप पर हैं, तो ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड सबसे टॉप पे, केमन आइलैंड, फिर ये बरमूडा भी जो है नंबर 3 पे है, बरमूडा आइलैंड ये रहा, ठीक है। बरमूडा आपने सुना होगा, यहाँ पे बहुत सारी शिप्स डूब जाती है। शिप्स तो डूबती हैं, यहाँ पे लोग अपना पैसा भी बहुत सारा डुबा देते हैं, समझे, जो कि कभी मिलता ही नहीं। फिर नेदरलैंड्स, छोटा सा देश है यहाँ पे यूएस आपके यूरोप में, जो कि टैक्स हेवन कंट्रीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा टॉप पे है। स्विट्ज़रलैंड भी भाई आपने देखा होगा, बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा। इंडियन बॉलीवुड में तो स्विस बैंक बहुत फेमस है। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल मूवी देखो तो उसमें बोलेंगे भाई इस नेता का स्विस बैंक में बहुत ज़्यादा अकाउंट है। स्विस बैंक क्यों फेमस है भाई, स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड में, और स्विट्ज़रलैंड जो है टैक्स हेवन कंट्री से, वहाँ पे अगर आपने बैंक में जाके अकाउंट खुला दिया स्विस बैंक में, तो स्विट्ज़रलैंड के नियम के अनुसार वहाँ पे कोई भी आपका नाम नहीं पता कर सकता, कोई भी आपके बारे में एक पैसे की जानकारी नहीं निकाल सकता, समझे। तो भाई आपका पैसा सेफ़ हो गया, उधर कोई जानता नहीं, अपने हिसाब से खर्च करो, ठीक। हांगकॉन्ग है, लग्जमबर्ग भी जो है यहाँ पे ही है, आपके फ्रांस जर्मनी के आसपास। लग्जमबर्ग बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, वहाँ पे वो भी टैक्स हेवन कंट्रीज़ है। फिर जर्सी, सिंगापुर भी भाई साहब बहुत बड़ा टैक्स हेवन कंट्रीज़ है। इंडिया का जो है सारा का सारा कह सकते हो मेजॉरिटी जो FDI है ये यहीं के रास्ते से होके आता है, ठीक है। बहुत लोगों का ब्लैक का पैसा इंडिया का जो है बहुत सारा ब्लैक का पैसा सिंगापुर में है, जो कि घूम कर, ठीक है, सिंगापुर से घूम कर इंडिया में वापस आता है, ब्लैक का वाइट कन्वर्ट हो जाता है। और भी बहुत सारे देश है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और आयरलैंड भी जो है बहुत बार न्यूज़ में रहता है। आयरलैंड जो है ये भी एक बहुत बड़ा टैक्स हेवन कंट्री है, समझे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन टैक्स हेवन कंट्रीज़ से आपको पता चला कि भाई यहाँ पे सेल कंपनीज बनाई जाती हैं, यहाँ पे नकली ऑफिसेस रजिस्टर्ड किए जाते हैं। और इंडिया में अगर कोई बड़ा बिज़नेस चल रहा है, कोई फेक बिज़नेस चल रहा है, समझे, फेक बिज़नेस मान लेते हैं, या फिर कोई डर्टी बिज़नेस चल रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कालीन भैया बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो बहुत सारी गन बेच रहे हैं, और इनको जो है 20 करोड़ रुपए का मंथली इनकम हो रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 250 करोड़ रुपये इनको क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। तो 250 करोड़ रुपए ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं किसी भी स्कीम से, कह सकते चलो सिंगापुर ही चलते, सिंगापुर में अपना 250 करोड़ रुपए कैसे भी करके यहाँ पे क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। और आपको पता है 250 करोड़ रुपए कैसे जाएंगे, मैंने आपको बताया था हवाला नेटवर्क के थ्रू ये क्या करेंगे, इंडिया से आपके सिंगापुर में 250 करोड़ रुपए कैसे भी करके पहुंचा देंगे। अब वो 250 करोड़ रुपए वापस इंडिया में कालीन भैया के हाथ में कैसे आता है, उसकी जर्नी देखते हैं। उसके लिए हमें जो है ये स्टेप्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है वेरियस स्टेप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट जो है कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेप होता है, यहाँ पे पकड़ाने की ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा एक साथ यहाँ पे क्या किया जाता है भाई साहब, एक साथ यहाँ पे डाला जाता है बैंकिंग सिस्टम में। देख रहे होगे आप, स्टार्टिंग में अगर देखें तो कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी कैसे किया भाई, गन बेच के, ड्रग बेच के, अफीम बेच के, दारू बेच के इनको जो है पैसे बहुत सारे मिले। मान के चलते हैं कि 100 करोड़ रुपए इनको जो है
मिल चुके हैं। कालीन भैया ले लेते हैं, इनको 100 करोड़ रुपए इनको मिल चुके हैं। अब ये 100 करोड़ रुपए इनको जो है किसी ऐसी बैंक में भेजना है जहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ पे टैक्स हेवन कंट्रीज़ की बैंक जो होती है वैसी बैंक होनी चाहिए। मतलब ना आपका नाम रिलीज़ हो, ना ही आपका कह सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन पता चले, एड्रेस पता चले, पैसा आया कहाँ से, समझे, घूम फिर के वो पैसा जाना चाहिए। तो भाई ये कालीन भैया क्या करेंगे, टैक्स हेवन कंट्री की कोई बैंक उठाएंगे, वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करेंगे। जब वहाँ पैसा डिपॉजिट हो गया तो फिर एक्चुअली होगा क्या, वहाँ से फिर लेयरिंग स्टार्ट होगी। लेयरिंग मतलब इन्हीं के बैंक में से बहुत सारे ऐसे पैसे जो कि लेयरिंग वाइज, मतलब एक ट्रांजैक्शन नहीं, हज़ारों ट्रांजैक्शन, लाखों ट्रांजैक्शन के थ्रू दूसरों के हाथ में जाएंगे और वापस किसी इन्हीं के हाथ में आएंगे। अब वो प्रोसेस को समझने के लिए एक स्टोरी देखनी पड़ेगी। मान के चलते हैं ये कालीन भैया है, ठीक है, ये जो है आपके गन बेचने वाले कालीन भैया हैं, ठीक। अब इनके पास आए 100 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए आ चुके। अब इनका एक दोस्त है, मान के चलते हैं बी, जो रहता है कहाँ पे, सिंगापुर में रहता है, ठीक है। कालीन भैया कहाँ रह रहे हैं भाई, इंडिया में रह रहे हैं। इनके पास 100 करोड़ रुपए आ चुके हैं, समझे। और इन्हीं का दोस्त एक बंदा बी है जो सिंगापुर में रहता है, और सिंगापुर आपको मैंने बताया टैक्स हेवन कंट्री से। अब कालीन भैया क्या करेंगे, ये 100 करोड़ रुपए इसको भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, हवाला नेटवर्क के थ्रू, समझे। हवाला नेटवर्क के थ्रू ये 100 करोड़ रुपए किसके पास पहुंच गए, बी के पास, जो कि कालीन भैया का ही दोस्त है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ फ्रेंड। अब सिंगापुर में 100 करोड़ रुपए आ चुके हैं, बट किसके नाम पे आए हैं, बी के नाम पे, समझे। बी ने जो है 100 करोड़ रुपए कालीन भैया से ले लिए, वादा ये किया है कि 100 करोड़ रुपए वापस मैं आपको इंडिया पहुंचाता हूं। कैसे करके, ये डर्टी मनी जो आपने कमाए हैं, क्या, गन बेच के, ठीक है, अफीम बेच के, ड्रग्स बेच के, उसको मैं वाइट करके आपको भेजता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक क्लू दे देता हूँ कि कालीन भैया जो है इनका बहुत सारा बिजनेस है। इन्होंने जो है एक और बिज़नेस करके रखा हुआ है, ज्वेलरी का बिज़नेस किया हुआ है। ज्वेलरी का वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, समझे। ज्वेलरी का ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, और इनका सारा बिज़नेस चलता है ऑनलाइन। अभी सिर्फ इतना मान के चलिए, इनका एक वाइट बिज़नेस भी चल रहा है, ठीक है, दिखाने के लिए कि हाँ मैं अच्छा बिज़नेस भी करता हूँ। ज्वेलरी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। 100 करोड़ रुपए इन्होंने जो है बी को दिए हैं, जो कि ब्लैक मनी है, डर्टी मनी है। अब ये बी के नाम पे एक और कंपनी रजिस्टर्ड है, बी के नाम पे एक XYZ कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसमें तकरीबन मान के चलते हैं 1000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, समझे। अब क्योंकि बी के पास 100 करोड़ रुपए आए, बी के पास 100 करोड़ रुपए सिंगापुर में आए, सिंगापुर कोई टेंशन लेता ही नहीं है। सिंगापुर बोलता है कोई टेंशन नहीं है, आपकी बैंक में कहाँ से पैसे आ रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो क्या है, टैक्स हेवन कंट्री है, समझे। मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा बैकबोन है टैक्स हेवन कंट्रीज़। तो टैक्स हेवन कंट्रीज़ पूछती ही नहीं है कि इतना पैसा आया कहाँ से। तो भाई बी को कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बी को ये 100 करोड़ रुपए वापस इनको देना ही है, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो कालीन भैया इनको गोली मार देंगे, समझे। तो XYZ क्या करता है भाई, ये 1000 एम्प्लॉयज़ है, इनको लेयरिंग के फॉर्मेट में क्या करता है, पेमेंट देता है, ठीक है। ये 100 करोड़ रुपए का पेमेंट किसी को जो आएगा 99 लाख का, कि भाई कोई मैनेजर है मेरे XYZ कंपनी में, उसको 99 लाख की पेमेंट दे दी। किसी को चला जाएगा 50 लाख का, कि भाई ये HR रिक्रूटर है। किसी को चला जाएगा 2 लाख का, भाई एक जो है नॉर्मल हमारा सुपरवाइज़र है। ऐसे किसी लेबर को चला जाएगा कितना, भाई मान के चलते 80,000 90,000, इस हिसाब से जो है पेमेंट जाएगा। ले दे के इन 1000 एम्प्लॉयज़ के अंदर ही जो है 100 करोड़ रुपए का मल्टीपल ट्रांजैक्शन किया जाएगा। अब ये 1000 एम्प्लॉयज़ भी कौन है, सब के सब फेक एम्प्लॉय हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने जो है XYZ एक सेल कंपनी बना के रखी है, समझे। जब एक कंपनी ही पूरी की पूरी ऑफिस के नाम पे सिर्फ चल सकती है, उसके वहाँ पे कौन है कौन नहीं है, तो उस हिसाब से तो आप 1000 एम्प्लॉयज़ भी बना सकते हो, समझे। आधार कार्ड, पान कार्ड वगैरह दे के भाई बस खाली नाम का फाइल में कोई एम्प्लॉय बना हुआ है, हर एम्प्लॉय का एक अपना फेक अकाउंट चल रहा है। तो बी क्या करेगा, ये फेक कंपनी के नाम पे इन फेक एम्प्लॉयज़ के, डमी एम्प्लॉयज़ को जो है इतनी मल्टीपल ट्रांजैक्शन करेगा, तो हो जाएगा सेकंड प्रोसेस आपका लेयरिंग, समझे। अब यही 1000 एम्प्लॉयज़ जो कि दुनिया में है ही नहीं, यही 1000 एम्प्लॉयज़ जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो क्या करेंगे भाई साहब, वो
ये जो आपकी कालीन भैया की ये जो ज्वेलरी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है, इसमें ऑनलाइन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ऑनलाइन अकाउंट बनाएंगे और ज्वेलरी ख़रीदेंगे। ज्वेलरी ख़रीदेंगे मतलब कितने रुपए की ज्वेलरी खरीद सकते हैं भाई? एक बंदा मान के चलते हैं, उसने जो है, एक बंदे ने जो है तकरीबन कह सकते हैं, 2 मिनट रुकिए, एक बंदे ने मान के चलते हैं कि उसने जो है 1 करोड़ रुपए का कोई हीरे का हार ख़रीद लिया। एक बंदा जो है उसने जो है 2.5 करोड़ का हीरे का हार ख़रीद लिया, ठीक है। एक बंदा हो सकता है कि जिसने शायद 5 लाख का ही कोई हीरे की सोने की अंगूठी ख़रीदी हो। ऐसे करते करते क्या करेंगे भाई, ये 1000 एम्प्लॉइज़ जो हैं, ये लीगल तरीके से ज्वेलरी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिज़नेस जो कि चला रहा है कौन? कालीन भैया। ये भाई साहब का 100 करोड़ रुपए, इसी का 100 करोड़ रुपए घूम कर इसके पास आ जाएगा। अब बोलोगे सर इसका तो खर्चा हो ही रहा है ना, ज्वेलरी का अगर ये बेच रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, वो अगर कोई 2.5 करोड़ का हीरे का हार ख़रीद रहा है तो 2.5 करोड़ का हीरे का हार भी तो कहीं ना कहीं चला जाएगा। बट एक्चुअली अगर आप ज्वेलरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस देखो तो उसमें एक सबसे बड़ा धांधली चलता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पे वहाँ पे हीरा बोल के, डायमंड बोल के सिर्फ और सिर्फ पत्थर बेचे जाते हैं, समझे, स्टोन्स बेचे जाते हैं, फेक स्टोन्स, समझे। तो भाई ये तो भाई कर देगा, जब कंपनी ही एड्रेस फेक है, एम्प्लॉयज़ ही फेक है, तो एम्प्लॉयज़ के फेक एड्रेस भी होंगे। तो हर एक एम्प्लॉय को 2.5 करोड़ का एक चला जाएगा कुरियर। अब वो कुरियर जो है पता है आपको कौन खोलने वाला है, फेंक ही दिया जाएगा कुरियर, समझे। तो इनडायरेक्टली ये 1000 एम्प्लॉयज़ के थ्रू क्या हो रहा है भाई, ये 100 करोड़ रुपए का इंटीग्रेशन हो रहा है। कहाँ पे? आपके इंडिया में क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, समझे। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया, लेयरिंग हो गई, 1000 एम्प्लॉयज़ में पैसे बांट दिए गए। इन 1000 एम्प्लॉयज़ ने जो है मल्टीपल ट्रांजेक्शन करके क्या किया, इनके इस बिज़नेस में क्या किया, 100 करोड़ रुपए जो है ट्रांसफ़र कर दिए ज्वेलरी ख़रीदने के नाम पे। तो इंटीग्रेशन भी हो गया, जो पैसे थे उस मालिक के पास पहुंच गए। बी जो है अपना कुछ कमीशन ले लेगा 10-12 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ले दे के 90 करोड़ रुपए अपने पास वापस आ गए, ठीक है। सफ़र देख रहे हो, कालीन भैया से सफ़र तय होता है, बी के पास, उनके दोस्त के पास जाता है। बी क्या करता है, XYZ कंपनी के नाम में, उनके XYZ कंपनी का नाम का कोई बैंक अकाउंट होगा उसमें डालेगा। XYZ कंपनी पूरी की पूरी फेक है, उस कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं वो भी फेक है। 1000 एम्प्लॉयज़ का बैंक अकाउंट भी क्या है भाई साहब, वो भी फेक है। अब वो बैंक अकाउंट के थ्रू सारे के सारे पैसे, उनकी सैलरी का ही पैसा कहाँ पे जाएगा, इस ज्वेलरी के बिज़नेस में जाएगा। तो ये था आपका वेरियस स्टेप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो सबसे ख़तरनाक स्टेप होता है वो होता है प्लेसमेंट, क्योंकि कालीन भैया को 100 करोड़ रुपए सीधा बी को देने थे, समझे। तो यहीं पे अगर आपने हवाला नेटवर्क को एक बार क्रैक कर दिया, एक बार अगर हवाला नेटवर्क पकड़ा गया, तो उसके बाद ये प्रोसेस को रोका जा सकता है, समझे। ये प्रोसेस को अगर आपने एक बार रोकना है तो हवाला नेटवर्क जो प्लेसमेंट के रास्ते से होता है, इसको आपको रोकना पड़ेगा, समझे। तो ये था आपका क्या, वेरियस स्टेप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग।